दोस्तों, क्या आपने भी लोन ले रखा है और उसकी ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, आपकी ईएमआई बाउंस हो रही हैं, एक ईएमआई, दो ईएमआई, तीन ईएमआई, चार ईएमआई, पांच ईएमआई इस तरीके से आपकी बाउंस हो रही हैं, या आप इससे पहले ईएमआई भर रहे थे लेकिन अभी कुछ समय से आपकी ईएमआई बाउंस हो रही हैं और उसको लेकर के आपके पास कॉल आ रहे हैं, हरेसमेंट कॉल आ रहे हैं, परेशानी की जा रही है आपके साथ और आपके साथ गाली गलौज की जा रही है। तो इसी टॉपिक पर आज का वीडियो है दोस्तों। मैं आपका दोस्त फरहान। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर वीडियो आज आपका पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को इसकी जानकारी मिल सके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मुद्दे पे बात करते हैं। क्या होता है कि जब हमारी कोई ईएमआई बाउंस हो जाती है तो सबसे पहली बात करते हैं कि अगर हमारी पहली ईएमआई बाउंस हो गई तो हमको रखा जाता है SMA 1 की कैटेगरी में। उसमें हमारे पास बैंक की तरफ से रिकवरी एजेंट फ़ोन करते हैं और बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी ईएमआई बाउंस हो गई है, आप इसको भर दीजिए। उसके बाद भी अगर हम नहीं भरते हैं और हमारी दूसरी ईएमआई बाउंस हो जाती है तो फिर हमको रखा जाता है SMA 2 की कैटेगरी में, और उस कैटेगरी में हमसे थोड़ा सा रूडली बात की जाती है और हमको प्रेशराइज करने की कोशिश की जाती है कि आपकी ईएमआई बाउंस हो रही है, आप इसको फौरन भरिए। और अगर तीसरी ईएमआई बाउंस हो जाती है, तीसरी से ज्यादा बाउंस हो जाती है तो हमको एनपीए की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि बैंक को आपसे कोई लाभ नहीं हो रहा है तो आपको तीसरी कैटेगरी में रखा जाता है। इस कैटेगरी में क्या होता है कि आपके पास रिकवरी एजेंट आते हैं, आपको रिकवरी एजेंट फोन करते हैं, आपके साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं और ये एजेंट आपके घर के चक्कर काटता है, आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये सब क्या होता है कि अलग अलग नंबरों से फोन आते हैं आपके पास। कभी 011 से फोन आएगा, कभी 022 से फोन आएगा, कभी 033 से फोन आएगा। कोई बोलेगा मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ, कोई बोलेगा मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, कोई बोलेगा मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। लेकिन ये क्या होता है कि रिकवरी एजेंट का जो डेस्क होती है उसी में सब लोग एक साथ बैठे होते हैं और अलग अलग नंबरों से बदल बदल के एक्सटेंशन से कॉल करते हैं आपके पास, और उसके बाद आपसे रूडली बात करते हैं। और अक्सर आपको ये भी कहा जाता है कि आपका जो है एफआईआर दर्ज हो गई है, आपके ऊपर हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। इससे लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं और बहुत से लोगों ने तो आत्महत्या तक कर ली है। इन लोगों के प्रताड़ना झेलते झेलते वो इतना परेशान हो गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी दोस्तों, आपको पूरी वीडियो देखना है, समझना है कि इसके पीछे इनका चक्रव्यूह क्या होता है। तो इसमें होता ये है कि एक ही सेंटर होता है जहां पर ये सारे भिखारी बैठे होते हैं और बारी बारी से फोन करते हैं, आपको हरेस करते हैं और कई बार तो ये कहते हैं कि आपके ऊपर मुकदमा लॉन्च करवा दे रहे हैं हम लोग, आपकी फाइल एडवोकेट के पास पहुंच गई है और लीजिए हमारे एडवोकेट से बात करिए। उसके बाद कॉल दूसरे नंबर पर ट्रांसफर की जाती है और वहां से एडवोकेट बोलता है। तो दोस्तों, वो कॉल दूसरे नंबर पे नहीं, उन्हीं के बगल में बैठा हुआ साथी के में ट्रांसफर की जाती है और वो एडवोकेट बन के आपसे बात करता है कि मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट का एडवोकेट बोल रहा हूँ और आपके ऊपर 406 का या आपके ऊपर 420 IPC का मुकदमा दर्ज होने जा रहा है, आप इसकी ईएमआई नहीं भर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये इस तरीके से डराने की कोशिश की जाती है। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके दरवाजे आ जाता है और कहता है कि मैं आपसे रिकवरी करने के लिए आया हूं, आपने अभी तक भरा नहीं है लोन, और आपकी जो है अगर आपने लोन नहीं भरा, आपने ईएमआई नहीं भरी तो आपके ऊपर कानूनी प्रक्रिया होगी, तो आपको सबसे पहले उससे बोलना है कि अपना आई कार्ड दिखाओ और DRA का लेटर और होम विजिट का लेटर दिखाओ। और ये लेटर जिन लोगों के पास होते हैं वो आपसे बहुत पोलाइटली बात करते हैं, और जिन लोगों के पास ये लेटर नहीं है तो वो समझ लीजिए ये भिखारी हैं, उनकी तरफ से कमीशन एजेंट हैं, इनको 30-35% का कमीशन मिलता है रिकवरी करने के लिए। तो ये अपनी सारी हदें पार कर जाते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपसे गाली गलौज करते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए आप इनके ऊपर उल्टा कार्रवाई कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा संविधान है वो हमको स्वतंत्रता से जीवन जीने का राइट देता है और ये हमारी प्रतिष्ठा को हमारे सम्मान को, हमारी प्रतिष्ठा को ये हिलाने की कोशिश करते हैं। तो इनके ऊपर आप उल्टा केस कर सकते हो और आपको सीधे पूछना है कि आपके पास DRA का लेटर है, अपना आई कार्ड दिखाइए, अपना होम विजिट लेटर दिखाइए, उसके बाद हमसे बात करिएगा। इससे पहले हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे और यहाँ से सीधे भाग जाइए, वरना मैं आपके ऊपर कार्रवाई कर दूंगा। आप सबसे पहले एक बात समझ लें कि ईएमआई का बाउंस होना, आपको अगर ईएमआई आपकी बाउंस हो रही है या आप लोन नहीं भर पा रहे हैं तो इस बेस पे आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। दोस्तों, मैं एडवोकेट हूं, मैं आपसे बता रहा हूं कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, ये कोई क्राइम नहीं है दोस्तों। और अगर
आपके पास जो है फोन आते हैं, आपको बताया जाता है कि भाई अलग अलग नंबरों से ये लोग नंबर सेट किए रहते हैं। कोई में एसएचओ का नंबर सेट किए, मतलब एसएचओ लिख कर ट्रू कॉलर पे सेट किए रहते हैं, कोई क्राइम ब्रांच ट्रू कॉलर पे सेट किए रहते हैं। आपका फोन आता है, मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, आपकी फाइल मेरे पास आ गई है, अगर आपने ईएमआई नहीं भरी तो आप जो है जेल चले जाएंगे। तो आपको सीधे कह देना है कि जो करना हो वो कर लो, मैं ईएमआई, मेरे पास पैसा अभी नहीं है, जब होगा तब मैं भर दूंगा। और इसके बारे में आप ये अच्छी तरीके से समझ लें कि ये वहीं के डेस्क के लोग ये सब खेल खेलते हैं। और यहाँ तक कि आपके पास नोटिस भी भेज देते हैं एडवोकेट बन के, और आपके पास रिकवरी का नोटिस पहुंच जाता है, और वो इन्हीं के डेस्क से होता है, और उसमें एडवोकेट बन के ये उसमें लेटर हेड एक बनाते हैं, और एडवोकेट बन के ये आपके पास लेटर भेज देते हैं आपको प्रेशर में लेने के लिए। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है दोस्तों, बिल्कुल भी हरेसमेंट का शिकार नहीं होना है दोस्तों। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अगर आपके पास कोई इस तरीके का रिकवरी का फोन आता है तो आप मुझसे संपर्क करें। अगर आपके पास किसी तरह कोई नोटिस आता है तो आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपको जवाब बना करके दूंगा, और आपको किसी तरह की हेडेक लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हाँ, अब बात आती है कि अगर आपका आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है या आपके पास न्यायालय का नोटिस आता है तो आपको उसकी अवमानना नहीं करनी, लेकिन उसका भी जवाब देने के लिए मैं आपके लिए बैठा हूं। आप मुझको बताइए, अपना नोटिस भेजिए, एक नॉमिनल सी फीस आपको चार्ज करता हूं मैं, वो आप पे करिए, मैं आपको जवाब बना के देता हूं। मैं आपके साथ मैं आपको कंसल्ट करूंगा और आपको इस मुसीबत से बाहर निकालूंगा। आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि आर्बिट्रेशन में एक वकील को नियुक्त किया जाता है, वो आप अगले की बात आपको पहुंचाता है और आप जो जवाब देते हो वो अगले को पहुंचाता है, और इस तरीके से बीच में समझौता करने की कोशिश की जाती है कि आप इसको सेटल कर लें। और जैसे 3 लाख का लोन है तो उन्होंने कह दिया, 2.5 लाख का लोन है तो उन्होंने कह दिया कि सर आप 1,40,000 दे दीजिए और हम मामले को रफा दफा कर देंगे और पूरा सेटल कर देंगे। तो इस तरीके से आर्बिट्रेशन होता है, यानी कि बीच मध्यस्थता जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो मध्यस्थता के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश की जाती है। जब इनके सारे फोन कॉल्स का असर नहीं होता है तब ये अगला स्टेप होता है कि आपको मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश की जाती है। और ये आपको बता दें, हम आपको बार बार बता दें कि आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये जो भिखारी बैठे रहते हैं ये सब एक ही सेंटर से बैठे रहते हैं और एक ही सेंटर से बैठ के अलग अलग नंबरों से कॉल करते हैं आपको परेशान करने के लिए। कभी एडवोकेट बन के कॉल करते हैं, कभी आपको कभी एसएचओ बन के कॉल करते हैं, कभी क्राइम ब्रांच बन के कॉल करते हैं। कॉल ट्रांसफर भी होती है तो इन्हीं की डेस्कों पे ट्रांसफर होती हैं और वो आपसे एडवोकेट हाईकोर्ट बन के बात करते हैं। अब आप ये बताइए, कोई हाईकोर्ट का एडवोकेट या कोई भी एडवोकेट है उसको ये राइट ही नहीं है कि आपको फोन करके ईएमआई के लिए कॉल करे, या उसके पास इतना टाइम है कि आपके लिए वो ईएमआई का रिकवरी एजेंट के साथ मिलकर के कॉल कर रहा है कि ईएमआई भर लो। ये किसी को कोई भी एडवोकेट है उसको ये राइट नहीं है, और कोई भी पुलिस वाला है या कोई भी एसएचओ या क्राइम ब्रांच है उसको भी ये राइट नहीं है। कोई भी आपसे ईएमआई के लिए फोर्स नहीं कर सकता। इसके लिए प्रॉपर तरीका होता है कि अगर बैंक को फाइनली ये लगता है कि अब इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए तो आपके पास न्यायालय से लेटर आता है, और न्यायालय से लेटर की पहचान है कि उसमें DIN नंबर मेंशन होता है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट क्रमांक है वो मेंशन होता है। बिना DIN के कोई भी लेटर मान्य नहीं है, इस बात को नोट कर लीजिए। उसके साथ साथ नीचे न्यायालय की मुहर होती है, मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर होते हैं, और उसके बाद आपको एक डेट दी जाती है ताकि आप उसमें आकर के मामले को सुलह कर लें, क्योंकि इस मामले में आपके ऊपर कोई केस नहीं बनता और मामले को सेटल करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि बैंक भी जानता है कि अगर आपके ऊपर कानूनी प्रक्रिया करेंगे तो उसको चलने में 3-4 साल लग जाएंगे, और जितना पैसा आप के ऊपर पड़ा हुआ है उससे ज्यादा उनका मुकदमेबाजी में खर्च हो जाएगा। तो इसलिए वो लोग हर संभव प्रयास ये करते हैं कि आपको वन टाइम सेटलमेंट कर लें। और वन टाइम सेटलमेंट करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि बस एक ये प्रॉब्लम होती है कि वन टाइम सेटलमेंट करने के बाद आपकी सिविल स्कोर डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके बाद आप किसी बैंक से कोई लोन नहीं ले सकते। लेकिन इसके भी ऑप्शन है, अगर आप अपने सिविल स्कोर मजबूत कर लेते हैं उसके बाद तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप किसी बैंक से लोन ले सकते हैं। उसके भी तरीके मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से सिविल स्कोर को आपको रेस करना है, हाई पे पहुंचाना है। और जहां तक रही बात ये रिकवरी एजेंट्स की, तो आपको साफ साफ मैं फिर से बता दे रहा हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है।
और बिल्कुल भी अगर आपके पास पैसे नहीं तो ईएमआई भरने की जरूरत नहीं है आपको, ना डरने की जरूरत है। बैंक खुद आपके पास आकर के आपसे सेटलमेंट के लिए आपसे वो करेगा, कंप्रोमाइज करेगा। और अगर रिकवरी एजेंट आपसे बात करते हैं या आपको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं तो इन भिखारियों को उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब दीजिए और उनसे साफ कह दीजिए कि आप शराफत से हमको फोन दोबारा करने की आपकी हिम्मत ना हो, और हमारे पास जब होगा तब हम ईएमआई भरेंगे, नहीं तो फर्दर जो आप कार्रवाई करना चाहते हैं वो आप शौक से कीजिए। और अगर आपके पास कोई विजिट करने आता है तो आप उनसे कहिए डीआरए का लेटर दिखाइए, आई कार्ड दिखाइए, होम विजिट लेटर दिखाइए। अगर आपके पास ये नहीं है तो यहाँ से फौरन दफा हो जाइए, वरना मैं आपके ऊपर कार्रवाई कर दूंगा। यहाँ ये मैं आपसे कह रहा हूं, आपको यही करना है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं आपके लिए खड़ा हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप उस पर अगर आपके साथ इस तरह की कोई कंडीशन हो रही है तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कनेक्ट करें, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपको कंसल्ट करूंगा कि आपको अगला स्टेप क्या लेना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और जो लोग हैं परेशान इस मामले से, इस तरह के मामलों से, तो उनको भी सहायता प्राप्त हो सके दोस्तों। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको दोस्त फरहान एक बार से फिर हैव अ ग्रेट डे।